हेलो एवरीवन। चूँकि आज मैं कोई ख़ास टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ, आपकी जो अकाउंटिंग का जो है डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग साइंस में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर टाइम, उस टॉपिक पे मैं ऐसे ही बात करने वाला। बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये ओपन क्लासरूम सिस्टम के बेसिस पे यहाँ पे बाहर घर के बाहर मैं बना रहा हूँ। तो ऐसा टॉपिक है कि इसको बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब हम बात करेंगे आज से कंप्यूटर जो एज है उसके पहले की बात करेंगे, 1950s की बात करेंगे या 1900s की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले की बात करेंगे, यानी कि 1750s से पहले वाले एज की बात करेंगे आप। तो क्या होता था कि जो अकाउंटिंग होती थी, जो बिजनेस होते थे, वो बड़े नहीं होते थे, लार्ज स्केल कॉरपोरेशन टाइप बिजनेस नहीं होते थे। छोटे छोटे जैसे आजकल हम देखते हैं रूरल एरियाज में किराना शॉप्स, बहुत सारे छोटे अनऑर्गेनाइज शॉप्स होते थे, सोल प्रोपराइटरशिप बेसिस पे एक उसका ओनर हुआ करता, और वो खाता भी कैसा रखता था, वो मेमोरी बेस्ड खाता रखता था कि फला आदमी ने इतना उधार लिया है, फला आदमी ने उतना उधार लिया है, फला आदमी का मेरे पास इतना है। तो ऑल द अकाउंटिंग वाज डन ऑन मेमोरी बेसिस, सिंपल ऑन मेमोरी बेसिस, और देयर वर नो रिकॉर्ड्स वेर मेंटेन्ड। बट उसके बाद क्या होता है कि जो बिजनेस बढ़ता गया, लोगों के पास कैपिटल आया, कैपिटल यानी कि ज़्यादा पैसा आया, उन्होंने वो री इन्वेस्ट किया, उनके पास ज़्यादा पैसा आया, बिजनेस बढ़ता गया, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ही प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया। जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया ओनर्स के पास, उन्होंने बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन सेटअप की, और उनमें ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे कितनी ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाई हो गई मेनी 4 टाइम्स, 100 टाइम्स। जो ट्रांजैक्शंस का नंबर था, लिमिट था, वो अर्लियर पीरियड्स में कितना होता था। सपोज अगर 10 ट्रांजैक्शंस या 50 ट्रांजैक्शंस दिन में होती थी, अब 10,000 ट्रांजैक्शन एक ही साथ हो रही है, ड्यू टू मशीन मेड प्रोडक्शन एंड ड्यू टू मॉडर्न जो है ऑटोमेशन की वजह से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि एक ही मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ गई, एक ही बिजनेस के पूरे दुनिया में इसके ब्रांचेस हैं। अगर आप मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे, KFC की बात करेंगे, चिलीज की बात करेंगे, तो ये सारी फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, या अगर आप वॉलमार्ट की बात करेंगे, पूरी दुनिया में इनके ये हैं फ्रेंचाइजीज हैं। तो वहां से उनका प्रॉफिट आ रहा है, तो उनको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और अब वो पुरानी रूल ऑफ थंब वाली अकाउंटिंग नहीं चलेगी। अब बिल्कुल एक साइंटिफिक सिस्टम होना चाहिए, जिसपे इनको जो बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, एरर प्रूव नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को लेकर हमारे एक एनालिस्ट थे, लुका पक्वायोली, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की तख्लीक की। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये सिंपल एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, हिसाब रखने का, खाता बनाने का, जिसमें बिल्कुल कोई एरर नहीं है, जो बिजनेस को। और क्या हुआ कि मेमोरी वाज रिप्लेस्ड बाय अकाउंटिंग। जो मेमोरी, इससे पहले मेमोरी था, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस नहीं हुआ करता था, अभी जाके मेमोरी खत्म हो गई। अब मेमोरी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कितना ज्यादा से ज्यादा तुम 10 कस्टमर्स के जो है ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की मतलब मेमोरी में रख सकते हो उनका डाटा। लेकिन जब अकाउंटिंग आया, यू कैन स्टोर ह्यूज वॉल्यूमिनस डेटा। आप डेटाबेस बना सकते हैं, पूरा डेटाबेस आपका बन जाता है। तो अकाउंटिंग रिप्लेस्ड मेमोरी एंड दस अकाउंटिंग वाज बॉर्न। और वक्त के साथ साथ इस अकाउंटिंग की ब्रांच को हमने क्या बोला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसमें हमने ये देखा कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जिसमें बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की उसको अफेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? इसके एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट जो कर रहा है, खाली वो ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमने देखा, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब अगर आप बात करेंगे, कोई एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, ये एक कंपनी ए, एक कंपनी बी। कंपनी ए में क्या होता है कि इसके बड़े मतलब इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सपोज वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है। जैसे हम बात करेंगे एलन मस्क की। एलन मस्क टेस्ला का CEO है, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो वो ही इज मोर देन एन एसेट फॉर द बिजनेस। ही इज लाइक ही इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ द बिजनेस, हाँ। बट
Since his talent cannot be measured in financial terms, in money terms, we do not record that asset in financial accounting because he cannot be measured his. कर दो start. तो क्या हुआ कि अब हम बात कर रहे थे एलन मस्क की. एलन मस्क जो पूरी दुनिया को बोलता है कि मैं मार्स पे एक कॉलोनी बनाऊंगा, मार्स पे एक कॉलोनी बनाऊंगा और ह्यूमंस को वहाँ पे सेटल करूंगा ताकि अगर इन द इवेंट ऑफ a catastrophic event like an asteroid hitting Earth, ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके जो है उनके जो स्पीशीज है वो सेव हो जाएंगे मार्स पे. वहाँ से जाके फिर इंसानियत फिर से जन्म लेगी. ऐसा विजनरी आदमी, ऐसा बड़ा एसेट उस कंपनी के लिए, एसेट करंटली द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, राइट. तो लेकिन अकाउंटिंग में हम उसको मेजर नहीं करते. अकाउंटिंग में उसकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका जो टैलेंट है उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिंपली बिकॉज हिज टैलेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स. तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो मैंने अभी आपको बताया. इसके बाद जब बिजनेस बहुत बढ़ते गए तो बिजनेस जब बहुत एज हो गए तो क्या हुआ कि बिजनेस साइकिल आ गए. अभी बिजनेस हमेशा तो बूम में नहीं रहेगा, डिमांड हमेशा ऊपर तो नहीं रहेगी, डिमांड कभी कभी कम हो जाती है. तो इसी वजह से जब डिमांड की मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या होता है, आपका रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फिर रिकवरी भी हो जाती है और फिर एक बार फिर से प्रॉस्पेरिटी हो जाती है. तो एक बिजनेस साइकिल है, इट रिपीट्स ओवर टाइम, इट रिपीट्स इन परपेचुइटी. ये गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है. तो जब डिप्रेशन होता है, जैसे कि 1930s में हुआ है द ग्रेट डिप्रेशन, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट. तो जब डिप्रेशन या रिसेशन होता है, रिसेशन मतलब डिमांड में कमी हो जाती है, डिमांड फॉल हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ये सब नीचे हो जाती है, कर्व नीचे हो जाती है. डिमांड इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट डिमांड कम हो जाती है. तो बिजनेस के लिए जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ओवर, मतलब उनको क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है बिजनेस को, यानी कि उनको नुकसान हो जाता है. उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सेल नहीं हो जाते हैं, वो वहाँ पे पाइल अप हो जाते हैं शेल्व्स पे और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है. तो इसी चीज़ को लेके बिजनेस का ये बहुत जो एक्सपीरियंस है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, कि हमें प्रोडक्शन किस हिसाब से करनी चाहिए. तो रिसेशन के फेज़ में या डिप्रेशन के फेज़ में उनको एक नई स्ट्रैटेजी मिली जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन. तो इसी चीज़ को, कॉस्ट मैनेजमेंट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हो गया. तो क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको सपोज एग्जांपल दे दूंगा, अगर कोई कंपनी है, सपोज हाँ विप्रो है या इन्फोसिस है, या अभी हमें पता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारी ओयो है, होटल्स वगैरह. उन्होंने क्या किया कि वहाँ से कोई इनकम तो नहीं आ रही है ड्यूरिंग द पैंडेमिक हुआ पिछले साल के, या कश्मीर में आर्टिकल 370 ब्रेक हुआ, तो इन व्यू ऑफ दैट की बहुत स्ट्राइक्स हुई, प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही है किसी भी बिजनेस में. लेकिन वहाँ से कॉस्ट वो इनकर कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, सैलरीज जो वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट वगैरह, वो सब तो इनकर हो ही रहा है डिस्पाइट कि आपकी प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही है. तो आपकी प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही है, फिर भी आप कॉस्ट भर रहे हो. तो इन व्यू ऑफ दिस सिनेरियो, इन व्यू ऑफ दिस कंडीशन, तो आप क्या करते हैं, आप एक मीटिंग बुलाते हैं बिजनेस में, बोलते हैं कि यार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा. इसमें ये भी एक आता है कि आप ले ऑफ्स करते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं उन डिपार्टमेंट्स में जिन डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग होगी. तो वो आप कैसे, मतलब हाउ डू यू अचीव दैट? यू अचीव दैट व्हेन यू हैव सम कॉस्ट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इंस्टॉल्ड इन योर बिजनेस प्रेमिसेस. जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कोई, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है कोई, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है. इनमें आपका डेटा, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड, IT बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनमें आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड होती है. और एक बड़े इंटरनेट के एनवायरनमेंट में आप क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेज करते हैं
तो अगर आपकी आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप अपने डिसीजंस लेंगे। तो इसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपका कॉस्ट जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग वो डेवलप हो गया। अब आते हैं थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो मोस्ट रिसेंट है, मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग है क्या? सिंपली इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मिक्स है। इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विच हेल्प्स अ मैनेजर, अ CEO, a managing director to take informed decisions, optimal decisions about the organization. डाटा वही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डाटा है, कॉस्ट मैनेजमेंट का डाटा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा है, लेकिन उसी को सिंथेसाइज करके उसी में से सिलेक्टिव डेटा उठा के जो रिलेवेंट है मैनेजरियल डिसीजंस के लिए। इससे पहले क्या होता था, मैनेजर कैसे डिसीजन लेता था? बेस्ड ऑन रूल ऑफ थंब, उसकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी हज के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अब मैनेजर वैसा नहीं कर रहा है, अब वो साइंटिफिक डिसीजन ले रहा है बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन, उसे बोलते हैं डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब वो ऐसे डिसीजन लेगा कि जो मैथमेटिकली सब्सटेंशिएटेड होंगे। मैथमेटिकली मतलब वो डेटा स्टोर होगा डेटाबेस पे, फाइनेंशियल डेटा। तो जब डेटा अच्छा होगा तो डिसीजन भी अच्छे होंगे, और जब डिसीजंस डेटा ड्रिवन होंगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांस फॉर एरर, देयर इज़ नो चांस फॉर फेलियर। तो इस तरह से मैनेजरियल अकाउंटिंग का जन्म हुआ। और देयर आर सम मोर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग लाइक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और भी है, मतलब वो डेवलप हो रहे हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वगैरह, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है एक ऐसा टाइप बिजनेस के लिए, तो उसके लिए भी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन फॉर नाउ जो हम जनरल रूल बात करते हैं तो उसमें यही है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये फिलहाल के लिए तीन मतलब ऐसी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है जो सबसे रेलेवेंट है। तो ये रहा आपका लेकिन ये हुआ ओवर द टाइम, इसकी एक टाइम लाइन है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इसको मतलब आप मान के चल सकते हैं 1750s में पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जन्म हुआ। एग्जैक्टली नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद 100 साल के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ ड्यूरिंग दिस डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद आज के ज़माने में फिर जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गई है, इस सिनेरियो में क्या हुआ, इसमें आपका फिर आ गया मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो ये आपका छोटा सा ओवरव्यू है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। इस पर मैं और एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जो MCQ लेके आएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं बनेंगे, 4-5 MCQ बनेंगे इसमें, वो मैं आपको बना के दूंगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा कि, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डर जाते हैं। सिलेबस में ये लाइन लिखा है लास्ट में कि डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, पता नहीं क्या टॉपिक है, डर जाते हैं जो खास करके फ्रेशर्स, क्या पता नहीं कितना सिलेबस होगा। बस यार इतना ही है, इसमें थोड़ा सा 1-2 स्पेसिफिक फैक्ट्स जोड़ लेंगे हम MCQs में तो खेल खत्म। ठीक है सर, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब एंड भाई आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मेरे वीडियोस को शेयर करो आप। ओके, थैंक यू।